नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो टेक्स्ट बुक और एचएन पब्लिकेशन की तरफ से 4000 क्वेश्चंस की जो स्मार्ट क्वेश्चंस बैंक है, स्पेशल इसमें जीके के सारे सवाल हैं सभी सब्जेक्ट के। और इनमें से 4000 क्वेश्चंस में से साइंस के लगभग 1000 क्वेश्चंस हैं। ये जो अपन सीरीज़ कर रहे थे साइंस के इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस के जो आने वाले ग्रुप डी और एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अब तक आपकी 12 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उन 12 पार्ट में बायोलॉजी के 450 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 250 क्वेश्चन कवर किए गए थे। आज यहाँ पर पार्ट 13 से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिक्स के सवाल। फिजिक्स के टोटल 250 क्वेश्चन है इसमें से, और ये पार्ट 13 में अपन टोटल 55 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट से देखेंगे तो एंड तक आपको बने रहना है। ये आप बुक्स हैं अमेजन से बाई कर सकते हो। बेस्ट बाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस बुक्स में साइंस के अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट है जीके के, चाहे पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी के 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार उस पैटर्न पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। ये बुक्स नहीं, स्मार्ट बुक है। स्मार्ट बुक क्यों? यदि आपने प्रीवियस पार्ट देखा है तो किस प्रकार इसमें टीटीए दिया रहता है, स्मार्ट आंसर की है, कौन से सवाल का आंसर कितने सेकेंड में करना है, और मैक्सिमम कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट देते हैं उनके आधार पर यहाँ पर आंसर की भी रहती है। एक्स्ट्रा फैक्ट सही सॉल्यूशन है। फ्री वीडियो देख सकते हो आप, जो क्यूआर कोड है उसकी सहायता से स्कैन करके। और सभी सब्जेक्ट के लेवल वाइज क्वेश्चन है। तो शुरुआत करेंगे फिजिक्स में लेवल 1 से। लेवल 1 इजी रहता है, उसके बाद मॉडरेट लेवल 2 और डिफिकल्ट रहता है लेवल 3। तो 111 क्वेश्चन है लेवल 1 फिजिक्स के। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले आपके लिए बेहतरीन ऑफर, जो अंतिम मौका आपके लिए, प्राइस बढ़ने वाली है 1 जुलाई को। जो टेक्स्ट बुक पास पहले आपको 399 रुपये वाला है, जिसमें यदि आप टीटी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो ये आपके 360 में पड़ता है। इसकी प्राइस बढ़कर हो जाएगी 500 रुपये, लगभग 499। कब होगी ये? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से पहले आपके पास 2 दिन है अभी समय। तो ये मॉक टेस्ट आप ज़रूर बाई कीजिएगा। इससे होगा क्या कि पहले 12 मंथ था, अभी यहाँ पर इस डील में आपको 18 मंथ मिल रहा है, और 1 तारीख से प्राइस भी हाइक हो रही है। तो उससे पहले आप मॉक टेस्ट सीरीज है उसको पास को जो ले लीजिएगा, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं। अभी यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप 10% इसका डिस्काउंट ले सकते हो। साथ ही साथ 50 रुपये अमेजन पे से आप करेंगे पेमेंट तो 50 रुपये और कैशबैक मिलेगा। तो ये अंतिम अवसर है, इस सेल का ज़रूर फायदा उठाइएगा। 18 मंथ वैलिडिटी मिल रही है, इसके बाद 100 रुपये प्राइस में हाइक होने वाला है। लाइफ टाइम पास में भी यहाँ पर प्राइस बढ़ने वाली है। तो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने भौतिक विज्ञान का लेवल 1 के पहला सवाल है, प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि जो इको रहती है, इको को सुनने हेतु जो न्यूनतम दूरी है। अब इको कब आती है, प्रतिध्वनि कब आती है? जब आपकी आवाज़ है किसी सामने वाली सतह से या फिर ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे टकरा रही है, टकरा कर वापस आपके कानों में सुनाई दे रही है, वही तो प्रतिध्वनि है। आपकी आवाज़ को दोबारा आप यदि कहीं पहाड़ी इलाके में जाएंगी तो पहाड़ों से ध्वनि टकरा कर वापस गूंजती है, इको होती है धीरे धीरे। तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जो ध्वनि का स्रोत है और सामने वाला ऑब्जेक्ट है, परावर्तक, जो भी ऑब्जेक्ट है जो जहाँ से ध्वनि परावर्तित हो रही है, उनके मध्य न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। ये 17 मीटर कहाँ से आई आपको पता होना चाहिए। ध्वनि का वेग रहता है लगभग 340, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग है। 343 रहता है मीटर पर सेकेंड, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 340 मीटर पर सेकेंड एवरेज मान लें। तो यहाँ पर ध्वनि है वो 340 मीटर पर सेकेंड वेग है, और इको सुनने के लिए आपको 0.1 सेकेंड का अंतराल चाहिए, क्योंकि जो ध्वनि स्रोत हैं उनसे ध्वनि जा रही है और 0.1 सेकंड से पहले वापस आ रही है, तो वो मिक्स हो जाएगी आपस में, आपको सुना ही नहीं देगा इको कौन सी है, जाने वाली कौन सी, आने वाली कौन सी। तो इको सुनने के लिए 0.1 सेकंड का अंतराल चाहिए। किसी भी ध्वनि की अनुभूति हमारे कान में लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। तो 0.1 सेकंड बाद में इको सुनाई देगा। तो 0.1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करेगी ध्वनि? तो ध्वनि की चाल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप कहेंगे 34 मीटर यहाँ पर दूरी ट्रेवल की है, 34 मीटर आने जाने में। ठीक है, तो इनके मध्य एक सिंगल दूरी कितनी हो जाएगी? 34/2 यानी 17 मीटर। तो 17 मीटर मिनिमम यदि डिस्टेंस है, उससे कम डिस्टेंस होगी तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, उससे ज़्यादा तो सुन सकते हो। मिनिमम न्यूनतम है 17 मीटर। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस बल को तरल पदार्थों के आंतरिक घर्षण बल के रूप में परिभाषित किया गया है? तरल पदार्थों में किस में? लिक्विड में। लिक्विड के अंदर जो आंतरिक घर्षण बल है, जैसे कि जल हो गया,
जल में अलग अलग परतें रहती हैं और उस परतों में आपस में घर्षण बल है, वही आंतरिक घर्षण बल है, जिसे श्यानता बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यानता बल। तो ये स्मार्ट आंसर की आप देखेंगे सवाल नंबर 2 में 98% कैंडिडेट ने इसको बी करेक्ट किया है, 1% ने छोड़ा। ये डाटा आया है जो लाखों कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उन्हीं से डाटा को यहाँ पर लिया गया है कि और कैंडिडेट के सापेक्ष आपकी क्या स्थिति, क्या आपने उस सवाल को छोड़ा है, और 1% जिन्होंने गलत किया होगा। ये स्किप वाले ये जो करेक्ट किए हैं, जैसे कि सवाल ए में पहले में डी करेक्ट किया था 96%, 2 ने स्किप किया है और 2 ने रॉन्ग किया होगा। आपने स्किप किया, रॉन्ग किया या फिर करेक्ट करने वालों में। तो लेवल 1 में लगभग सभी कैंडिडेट यहाँ पर करेक्ट करते हैं, इजी लेवल के सवाल रहते हैं। तो जो जल में आंतरिक घर्षण है जिसे आप श्यानता बल बोलेंगे, तरल पदार्थों के आंतरिक घर्षण को श्यान बल एफ। अगला सवाल यहाँ पर विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इजी सवाल है। एम्पियर है विद्युत धारा की एसआई इकाई, क्या है? एम्पियर हो जाएगी। एम्पियर धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर तो धारा होती है, आवेश बटा समय है वो धारा, यानी 1 सेकंड में यदि समय 1 सेकंड हो जाए तो आवेश ही धारा है। 1 सेकंड में एक विशेष बिंदु से गुजरने वाला एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश, आवेश का मात्र कूलाम है, वो एक एम्पियर को डिनोट करेगा। तो विद्युत धारा की ऐसा यूनिट इजी सवाल है। 3 का बी करेक्ट किया, 99% ने, किसी ने छोड़ा नहीं है इसको। जब 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 21 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? क्या दिया है? द्रव्यमान दिया गया है, मास दिया गया है 3 kg, 21 न्यूटन बल, एफ दिया गया है 21 न्यूटन। त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। त्वरण बल और द्रव्यमान में संबंध है माँ, एफ बराबर फादर मध्य, एफ बराबर एम, यानी फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एफ आपको दिया गया है 21 न्यूटन, मास यहाँ पर 3 किलोग्राम है और त्वरण ही तो ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 21/3 यानी 7। 7 अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन 7 ये वाला। अब त्वरण की यूनिट कहीं बार 7 सभी में रहेंगे लेकिन यूनिट अलग अलग है। त्वरण क्या है? मीटर सेकेंड घात -2 है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इसमें परिवर्तन की दर यानी सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण हो जाएगा और ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 7 मीटर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस में। 4 का सी करेक्ट किया है वो 99% ने। बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन रहता है ये दोस्तों केशिकत्व और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन। ये 2 सिद्धांत हैं। पेन की जो नोक पर एक छोटी सी गेंद टाइप लगी रहती है, जैसे ही पेन कागज़ पर चलता है तो गेंद स्याही की कार्टेज से स्याही लेती है और कागज़ पर वो छोड़ देती है। तो ये केशिकत्व और पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई भी लिक्विड है वो अपना क्षेत्रफल कम, एरिया कम करने की कोशिश करता है। जैसे कि बरसात की बूंदें गोल क्यों होती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव से एरिया कम है, कम एरिया के लिए गोल वो शेप रहेगी इस पर। तो ये पृष्ठ तनाव ही रहता है जो बॉल पेन के सिद्धांत पर काम, जिसके कारण स्याही से लिखा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वॉट कहा जाता है। वॉट है वो शक्ति की इकाई है। शक्ति है पी, कार्य करने की दर ही तो शक्ति है, कार्य करने की दर यानी वर्क बटा टाइम क्या हो जाएगा? आपकी शक्ति हो जाएगा। और इसकी ऐसे यूनिट है वो वॉट है। विद्युत ऊर्जा के लिए किलोवाट घंटा को इकाई के रूप में उपयोग किया जाता है, जब छोटी इकाई ये वॉट है और विद्युत ऊर्जा के रेफरेंस में किलोवाट घंटा यहाँ पर उपयोग होता है। अब देखिए एक यूनिट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक यूनिट क्या होती है? जैसे किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 यूनिट है, या 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर, यहाँ पर आप कहेंगे 1000 वाट आवर। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, 1000 वाट आवर या फिर 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट के इक्वल रहता है। और 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बटा 1 सेकेंड, कार्य की जूल, टाइम की सेकेंड। पानी के दौरान लगाया गया ऊर्ध्व बल क्या है? ऊपर की साइड में पानी जो बल लगाती है वो आपका उत्प्लावक बल हो जाएगा। अब आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, एक निकाय जो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से जल में डूबा हुआ है, या तो पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से जल में डूबा हुआ है, उस केस में क्या होगा? वह ऊपर की ओर लगने वाला एक बल अनुभव करेगा। जल में ऊपर की ओर बल लगेगा, वही तो उत्प्लावक बल है। उत्प्लावक बल है वो वस्तु के द्वारा विस्थापित, जो भी ऑब्जेक्ट पानी में पूर्ण है या फिर अर्ध रूप से डूबा हुआ है तो पानी कुछ विस्थापित करेगा। तो वस्तु के द्वारा विस्थापित दरों का जो भार है, पानी जो विस्थापित किया है
और उस विस्थापित दरों का जो भार है वो उत्प्लावक बल के इक्वल होगा, उतना ही उत्प्लावक बल ऊपर की ओर उसको फोर्स महसूस करेगा। ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है या फिर उत्प्लावक बल है, इस सिद्धांत का उपयोग ये समझने के लिए किया जा सकता है कि लाखों किलोग्राम माल से भरे हुए जहाज क्यों तैरने में सक्षम है, वो उत्प्लावक बल के कारण ही। यांत्रिक ऊर्जा, अब देखिए सवाल नंबर 7 का स्मार्ट आंसर के आप देखेंगे 98% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, आपने भी जरूर करेक्ट किया होगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में आप परिभाषित करते हो, जिसे कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग। 8 का बी है 97% ने। एक बैरल तेल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल तेल में लीटर की बात करें तो ये होते हैं 159। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। सवाल 9 को ए करेक्ट हो जाएगा, 159 लीटर। अब एक दोस्तों गैलन भी यूनिट होता है। एक गैलन में, एक जैसे जो यूएस गैलन रहता है ना, तो एक गैलन लगभग 3.78 लीटर के इक्वल होता है। आप कहेंगे 4 लीटर से थोड़ा कम होता है एक गैलन है वो 3.78 लीटर के इक्वल। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है? अब ऊर्जा है, न तो आप बना सकते हो न ही नष्ट कर सकते हो, न तो बनाई जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, बस उसको रूपांतरित आप कर सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में आप उसे कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ, पानी को कुछ स्थितिज ऊर्जा के साथ ऊंचाई पर आप संग्रहित कर रहे हो। स्थितिज ऊर्जा है ऊपर की ओर संग्रहित है, जब यही पानी नीचे की ओर आप गिराएंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, नई ऊर्जा नहीं बन रही है, नहीं नष्ट हो रही है, वही कन्वर्ट हो रही है। 10 का ए किया है 90% कैंडिडेट। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और वेग, मास और जो आपकी वेलोसिटी है, mv होता है p। जो p रहेगा, संवेग रहेगा, वो द्रव्यमान और वेग के इक्वल रहेगा। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, p गुणा mv हो जाएगा। संवेग एक वेक्टर मात्रा है। ऐसा ही प्रणाली में संवेग की जो इकाई आप कहेंगे तो m यानी द्रव्यमान है किलोग्राम, वेग की मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। QR कोड है, इसको स्कैन करके आप लेक्चर फ्री में देख सकते हो। ये पूरा जो टॉपिक चल रहा है इस सभी के, तो ये आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक ऐप में। तो संवेग करेक्ट है। कौन सा एक वायु दबाव को मापने वाला उपकरण है? वायु दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर रहता है। कौन सा उपकरण है इसमें? बैरोमीटर करेक्ट हो जाएगा। ये आपके दूध का घनत्व मापने के लिए 12 का सी करेक्ट है, बैरोमीटर 99% कैंडिडेट। विकृति का विमीय सूत्र क्या है? विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। कारण क्या है? विकृति होती क्या है? अब जो विकृति का रेशियो रहता है समान यूनिट का रहता है। जैसे मैं बात करूँ चेन डायमेंशन, आप कहेंगे विकृति कब लगती है? कोई स्प्रिंग को आप खींच रहे हो तो उस पर आप क्या लगा रहे हो? प्रतिबल लगा रहे हो, और प्रतिबल के सापेक्ष क्या है? विकृति हो रही है। तो विकृति आप कहेंगे कितना परिवर्तन हो रहा है उसकी लंबाई में, उसके डायमेंशन में, परिमाप में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो उसका जो डायमेंशन में चेंज हो रहा है वो ही मूलत लंबाई थी, उसके और चेंजेस दोनों ही सेम रेशियो है, सेम यूनिट है। L/L कहेंगे तो 1 हो जाएगा ना तो m0 L0 T0 कोई भी आपकी क्वांटिटी नहीं आ रही है। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ओम का नियम V बराबर IR, V बराबर IR। V विभव अंतर कहेंगे, R प्रतिरोध है, I जो प्रवाहित धारा है। तो ओम का नियम कहता है ताप जब स्थिर, तापमान इन्होंने स्थिर माना ओम में नियम में, क्या कांस्टेंट रहता है ओम के नियम? तो स्थिर तापमान पर एक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा उसके छोर पर विभव अंतर के समान जो अनुपातिक होती है, समानुपातिक होती हैं। तो जो वेग है, विभव है, वो धारा के I के समानुपाती होता है वेग, यही कहता है ओम का नियम V बराबर IR। एक कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इस घटना के पीछे का क्या कारण है? अब नींबू है, पानी के अंदर रखा हुआ है, और जब ये देख रहे किनारे से आप देखेंगे कॉर्नर से तो वो बड़ा प्रतीत होगा। इसका कारण कौन सी घटना है? इस घटना के पीछे का कारण क्या है? कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन कब होता है? जब माध्यम चेंज हो रहा हो, सघन, जैसे कि यहाँ पर ऊपर हवा विरल माध्यम है, नीचे जल सघन माध्यम है, तो विरल से आप सघन में आ रहे हो। तो कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा होगा। कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश जब हवा से आपके पानी में गुजरता है तो अपवर्तन होता है, और अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या है? दूर झुक जाती है। तो हो क्या रहा है? जैसे कि
आपको कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? जब उस पर प्रकाश पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर ये नींबू रखा हुआ, उस पर क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पर ये जल है जो कि सघन माध्यम है, ऊपर है विरल माध्यम। तो प्रकाश जब सघन से विरल में आ रहा है तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो ये मान लेते हैं इसका अभिलंब है। इससे क्या दूर हट जाएगा, पास में नहीं आएगा, इस प्रकार दूर हट जाएगा। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे प्रतीत होती है, तो आपको लगेगा ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन की ही घटना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट एम्पियर है, इजी सवाल है। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट एम्पियर है, जिससे आवेश है कुलाम हो जाएगी, और जूल है ऊर्जा की है। नेक्स्ट यहाँ पर पवन बल को मापने का उपकरण है, पवन वेग मापी, एनीमोमीटर है ना, पवन वेग मापी है वो एनीमोमीटर हो जाएगा। अगर बात करूँ हाइग्रोमीटर, यहाँ पर दिया गया हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है आर्द्रता मापी, ठीक है। सेलिनोमीटर भी दे रखा है, सेलिनोमीटर। तो सेलिनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विलयन की लवणता है या फिर उसमें नमक यदि कोई विलयन में घुला हुआ है तो घुले हुए नमक सामग्री को मापने के लिए सेलिनोमीटर उपकरण का काम लिया जाता है। यहाँ पर बोलोमीटर भी है। बोलोमीटर एक तरीके से रेडिएशन होती है ना, विकिरण रेडिएशन का मापन करता है। तो ये अगला है हेनरी, किसका इकाई है? हेनरी है वो प्रेरकत्व का है, इंडक्टेंस का है। और वेबर किसका रहता है? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर रहता है, जो फाई से डिनोट करते हैं। इंडक्टेंस का प्रेरकत्व है, ये हेनरी इसकी यूनिट हो जाएगी। और फेरड है वो धारिता का रहता है। प्रेरकत्व रहता है ना, उसको आप एल से डिनोट करते हो, एल। एल का एक फॉर्मूला भी है माइनस ई, जो आपके वेग हो, सॉरी वेग नहीं, विभव है, तो माइनस ई बटा डेल आई बटा डेल टी, ये इसका रहता है प्रेरकत्व का फॉर्मूला। नेक्स्ट सवाल, नियम प्रत्यास्थ सीमा के तहत प्रतिबल विकृति के अनुपातिक होता है के द्वारा कहा गया। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्यास्थ सीमा के तहत जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुपातिक रहता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती हैं। तो प्रतिबल विकृति, ये नियम कौन सा है? ये हुक का नियम है, जो कि 1676 में दिया था, हुक का नियम, जिसमें जो प्रतिबल समानुपाती विकृति है, जो कांस्टेंट आ जाएगा, आप कहेंगे प्रतिबल बटा विकृति है। या फिर आप F बराबर माइनस के एक्स से भी डिनोट करते हैं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स इसकी विकृति है। द्वितीयक शेल वे हैं जो, प्राथमिक और द्वितीयक दो शेल होते हैं। प्राथमिक शेल है जैसे जिंक कार्बन शेल है ना, उसमें आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो। तो द्वितीयक शेल को कर सकते हो, पुनः आवेशित किया जा सकता है सेकेंडरी शेल को। प्राइमरी को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे अपने फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी रहती है, वो सेकेंडरी शेल है, क्योंकि उनमें आप चार्ज कर सकते हो दोबारा, तो सेकेंडरी शेल हो जाएगा। इसके अलावा निकल कैडमियम है, लेड एसिड है, लिथियम आयन बैटरी, ये सभी सेकेंडरी बैटरियों के ही उदाहरण हैं, जिसको आप पुनः चार्ज कर सकते हो। रिवर्स में रिएक्शन होती है इसमें। अगला सवाल, टर्न की ऐसा यूनिट है मीटर सेकेंड, ये इनवर्स 2 वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, 21 का डी करेक्ट है, 92% कैंडिडेट ने किया है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है, ये न्यूटन के किस नियम का चित्रण करता है? बंदूक से गोली चला रही हो, विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है आपके कंधे को, वो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला जड़त्व का है, दूसरा संवेग वाला है, और तीसरा ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे रॉकेट में भी, रॉकेट में दूसरा और तीसरा दोनों उपयोग होता है। तीसरा जो रॉकेट को फायर करते हैं उस दौरान गति का तीसरा नियम रहता है। अगला सवाल लिखते हैं, दूध की शुद्धता या फिर दूध में घनत्व है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो लैक्टोमीटर हो जाएगा। दूध की शुद्धता घनत्व लैक्टोमीटर है। ग्लूकोमीटर दे रखा है, जो कि रक्त शर्करा, आपकी ब्लड शुगर कितना है, ब्लड शुगर है, उसको मापने के लिए ग्लूकोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर है स्पेक्ट्रम जो कंपोनेंट्स है उसको अलग करने और मापने के लिए। लैक्टोमीटर हो गया। हाइड्रोमीटर, एक हाइग्रो है, एक हाइड्रो है। हाइग्रो द्रव घनत्व, जो हाइड्रो है वो तो है तरल पदार्थ की सापेक्ष घनत्व को मापता है, और हाइग्रो आर्द्रता मापी, द्रव आर्द्रता मापी हाइग्रो है। अगला सवाल देखते हैं, प्लवनशीलता का नियम किसके द्वारा दिया गया था? प्लवनशीलता है जो आर्किमिडीज वाला नियम है, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया, आप कहेंगे। तो प्लवनशीलता आर्किमिडीज, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आंशिक रूप या पूर्ण रूप से पानी में डुबाया जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट है अपने वेट के बराबर पानी को विस्थापित करता है, और ऊपर की ओर एक बल भी लगता है, वही उत्प्लावक बल आप जैसे कहते हो। तो ये हो जाएगा प्लवनशीलता का नियम आर्किमिडीज का। रक्तचाप को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर बीपी मेजर करने के लिए स्पिग्मोमेनोमीटर उपकरण है, इसका उपयोग किया जाता है। रक्तचाप मापी। थर्मामीटर है वो तापमान करता है। एनीमोमीटर अभी आपने हवा की गति का बताया। बैरोमीटर है वायुमंडलीय दबाव का मापन करता है। श्वेत तरंगों की आवृत्ति क्या, आवृत्ति रेंज क्या है? जो सर्वे तरंग हैं, वेव हैं,
उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पूछे तो सर्वे जो आप सुनते हो ऑडिबल है तो सुनने योग्य जो वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी चाहिए, अपन मानो सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली वेव को अपन सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम को आप कहेंगे इंफ्रासोनिक जो कि अवश्रव्य होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो अल्ट्रासाउंड वाली होती है जो मानव नहीं सुन सकता है। अपन खुद मानव भी आपके पता होना चाहिए जो अल्ट्रासाउंड है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली, अपन जब दांत पीछते हैं ना तो दांत को पीछने पर कुछ इस टाइप से अपन तो सुन नहीं सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली कर्कश की इस टाइप से ध्वनि निकलती है। और जो अवश्रव्य हैं 20 हर्ट्ज से कम है, हाथी वगैरह इसको सुन सकते हैं, हाथी है वो अवश्रव्य सुन सकता है, चमगादड़ है, डॉल्फिन है वो अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं। ये अलग अलग जानवर हैं। द्रव्य चालित लिफ्ट कौन सी है? द्रव्य चालित लिफ्ट यानी बात हो रही है हाइड्रोलिक लिफ्ट की। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट होती क्या है, उसमें कैसा सिद्धांत काम करता है? अब हाइड्रोलिक जो बल दाब रहता है वो किस टाइप से, जैसे कि बहुत बार ये जैसे एक पिस्टन इस टाइप से बना रहा हूँ मैं, तो हाइड्रोलिक है यानी कहीं ना कहीं इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये एक उदाहरण के रूप बताता हूँ। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, ऊपर की ओर आसानी से दबा सकते हैं, तो वो कम आप फोर्स अप्लाई करेंगे। यही फोर्स कम अप्लाई होता है जब एक तरीके से यहाँ पर नियम काम करता है पास्कल का नियम। ये कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी खड़ी है, इसको ऊपर उठाना है, यहाँ पर बहुत कम फोर्स आपने अप्लाई किया है, लेकिन जो लिक्विड इस प्रकार से काम करेगा, जैसे कि मैंने जो फोर्स F1 अप्लाई किया है, ये एरिया कम है इसलिए कम फोर्स लग रहा है, एरिया A1 है। अब यहाँ पर एरिया ज़्यादा A2 है और इस पर जो फोर्स F2 हो जाएगा। तो जो दाब है, यहाँ पर दाब है वो दरों के द्वारा इस पर जाएगा, तो दाब बराबर होता है, दोनों साइड दाब बराबर है, P1 और P2 बराबर है। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, तो F1 बट्टा A1 बराबर F2 बट्टा A2 हो जाएगा। तो सेकेंड जो F2 यहाँ पर आपको दिख रहा है उसको आप कह सकते हो F2 बराबर F1 बट्टा A1 गुणा A2, यानी जो सेकेंड जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा था उस पर जो दाब लग रहा है अभी वो A2 गुणा है किसके, यहाँ पर जो बल था, दाब था, उसका A2 गुणा यहाँ पर बल लग रहा है, यानी ज़्यादा बल लग रहा है प्रीवियस से सापेक्ष। तो यही ज़्यादा बल है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा पा रहा है। तो यहाँ पर नियम काम करता है पास्कल का नियम है, जो बहुत बड़ी लिफ्ट है, लिफ्ट में भी यही काम करता है। काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन रहती हैं जो यही उसमें लिक्विड वाला जो पिस्टन रहता है, आपको पता है हाइड्रोलिक एक जैक भी आता है गाड़ियों में, ऊपर आप प्रेशर करेंगे और फिर वही जैक है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा देगा। यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है, एक साइड से कम रहता है, जहाँ पर आप लगाएंगे तो वो ऊपर उठा देगा ऑब्जेक्ट। तो हाइड्रोलिक काम करता है, उसमें भी ये लिक्विड के द्वारा प्रेशर ऊपर जाएगा। तो ये रहता है, एक साइड कम क्षेत्रफल है तो ईजिली उसको दाब प्रेशर डाला जा सकता है, उस पर फोर्स डाला जा सकता है, जिससे सेकेंड जहाँ पर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है वो ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये द्रव्य चालित लिफ्ट वगैरह है, पास्कल के नियम पर काम करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27 का बी किया है 88% कैंडिडेट ने, 3% ने छोड़ा, बाकी ने गलत किया है। नेक्स्ट सवाल, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो मैंने ऊपर ही बताया है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से कम वाली है तो वो इंफ्रा हो जाएगी, इंफ्रा रेडोनिक आप कह सकते हो, अवश्रव्य आप कहेंगे उसको। तो अवश्रव्य यहाँ पर अवश्रव्य ना कि अपश्रव्य, अवश्रव्य है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की यदि ध्वनि तरंग है तो वो हो जाएगी आपकी अल्ट्रासाउंड वाली। इंफ्रासोनिक एक होती है, एक अल्ट्रासोनिक, तो वो अल्ट्रासोनिक हो जाएगी। तो इंफ्रा जो रेडोनिक है वो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति है। हमारे कान इन तरंगों को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि कम आवृत्ति रहती है। जैसे कि 20 हर्ट्ज से कम आपकी उदाहरण की बात करें तो भूकंप के दौरान कुछ इस टाइप से रहती है जिसको आप सुन नहीं सकते। ज्वालामुखी गर्ज है, झरने आदि में ये फ्रीक्वेंसी रहती है। और ध्वनि जो तरंगे रहती है ना वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, याद रखना अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। अपन 20 से 20,000 हर्ट्ज से सुन सकते हो। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर मनुष्य पता नहीं लगा सकता है, जैसे कुछ आप कहेंगे चमगादड़ टाइप के प्राणी हैं वो उनको सुन सकते हैं। अगला सवाल है, जब 6 एम्पियर का विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से गुजरता है तो 6 एम्पियर धारा दे रखी है, आई बराबर 6 एम्पियर, और विभवांतर दे रखा है 18 वोल्ट का, ठीक है। तो ओम ये प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। ओम का नियम है V बराबर आई आर। आर बराबर क्या हो गया, V बट्टा आई हो जाएगा। V 18 है, आई 6 है, यानी 3 हो जाएगा। तो 3 ओम इसका प्रतिरोध करेक्ट है। 29 का बी करेक्ट है।
नेक्स्ट यहाँ पर वायु की नमी को मापने के लिए किस उपकरण का, वायु की नमी, वायु की आर्द्रता, आर्द्रता मापी आप कहेंगे, इसको हाइग्रोमीटर आप कह सकते हो। हाइड्रोमीटर होता है वो दरों का विशिष्ट घनत्व है, सापेक्ष घनत्व है, उसको मापता है हाइड्रोमीटर। हाइपोमीटर भी यहाँ पर एक दे रखा है, जो ऊंचाई मापने का एक उपकरण कह सकते हो हाइपोमीटर। पिकोनोमीटर दे रखा है, पिकोनोमीटर है घनत्व निर्धारित करने के लिए ये काम आता है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को 10 मीटर दूर ले जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अब कार्य क्या होता है, कार्य बराबर जो कार्य की फॉर्मूला है W बराबर FD cos थीटा, आपको पता होगा, बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। और ये एक अदिश राशि है, कार्य है वो अदिश है, इसलिए आप कहेंगे FD cos थीटा। सदिश होता तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा होता। तो यहाँ पर अब देखिए ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है कि 10 मीटर दूर हो रहा है, यानी x 10 मीटर हो गया, F कितना 50 न्यूटन है, 50 गुणा 10 करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 क्या, ये सभी यूनिट 50 न्यूटन 10 मीटर SI में है, तो कार्य भी SI में निकल के आएगा, जो जूल होता है, यानी 500 जूल करेक्ट है। 31 का D 500 जूल, 99% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। नियम ये कहता है कि विद्युत प्रवाह वोल्टेज के अनुपातिक है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन सा नियम कहता है, विद्युत प्रवाह वोल्टेज के अनुपातिक और प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती, वही ओम का नियम है। ओम का नियम विद्युत प्रवाह वोल्टेज का अनुपातिक और प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपातिक, यानी V बराबर IR की बात हो रही, तो ओम का नियम करेक्ट है 32 का B। नेक्स्ट वाले यहाँ पर मिराज की परिघटना है तो किसके कारण होती है, तो मिराज की परिघटना आपको पूछा है, ये होती है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, दो माध्यम है, एक माध्यम है ऊपर है वो सघन है, नीचे है वो विरल माध्यम है। तो पृथ्वी में भी ऐसा ही होता है, नीचे काफ़ी गर्मी होती है तो विरल माध्यम, ऊपर सघन होता है। तो आपको इस प्रकार की घटना पूर्ण आंतरिकी देखने को मिल जाती है, जिसमें अब होगा क्या, नीचे से आता हुआ आपको प्रकाश दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट है एक तरीके से उसका, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की ओर है, प्रतिछाया एक इसका जल प्रतिबिंब टाइप आपको दिखेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। एक होता है दोस्तों क्रांतिक कोण, वो कब बनता है, जैसे ऑब्जेक्ट है वो सघन से विरल में आ रहा है, सघन से विरल में आ रहा है तो क्या होगा, अभिलंब से, ये अभिलंब है, ये आपका आपतन कोण है, अभिलंब के साथ आपतित किरण कौन बनाती हैं, वो आपका आपतन कोण हो जाएगा। और ये परावर्तन कोण I और R है, ये परावर्तित अपवर्तित कोण R। तो ये जब आप I को बढ़ा रहे हो, कोण I को बढ़ा रहे हो, उस केस में R भी बढ़ रहा है। एक स्थिति ऐसे आएगी कि जब I आप बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसे आएगी कि R है वो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री है, इसके समान हो जाएगा, एक तरीके से वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ये कोण है वो क्रांतिक कोण हो जाएगा। अब जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा एंगल से प्रकाश आ रहा है, उस केस में वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, वापस उसी माध्यम में लौटेगा तो आपको लगेगा पीछे से प्रकाश आ रहा है, और पीछे से आ रहा है तो एक तरीके से यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यही मिराज वाली घटना देखने को मिलती है, जब दूर के प्रयोगशक काफ़ी दूरी पर है, तो दूर से प्रयोगशक है देखने वाला, उसके लिए प्रकाश ज़मीन के नीचे से उनको आता हुआ दिखेगा, तो ये एक तरीके से मिराज हो जाएगा। जो परिघटना रहती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही परिणाम है। जब क्रांतिक कोण इस प्रकार से रहता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में इस प्रकार की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपको देखने को मिलती है। घनत्व की ऐसा यूनिट क्या है, जो मिरेज वाला किया है 33 का D किया है 99% ने। घनत्व की ऐसा यूनिट, घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप कर सकते हो, -3 हो जाएगा, ऊपर आएगा, तो 34 का A करेक्ट है। पृथ्वी का प्लायन वेग क्या होता है, प्लायन वेग होता क्या है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आपको ले जाना है, बाहर फेंकना है, यहाँ से इस प्रकार कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हो कि वापस पृथ्वी पर लौटे ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, तो कुछ वेग से आपको स्पीड से फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप ऊपर धीमे गति से कोई पत्थर फेंक रहे तो वापस आपके सिर पर ही लगेगा, बहुत तेज गति से। वो कौन सी मिनिमम स्पीड है जिससे आप ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फेंके वापस पृथ्वी पर न लौटे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए पृथ्वी को, वही मिनिमम वेलोसिटी है आपका प्लायन वेग हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा। तो प्लायन वेग है जो VE से आप डिनोट करते हो एस्केप वेलोसिटी, वो दोस्तों पृथ्वी के लिए कितना होता है, ये आगे एक सवाल आएगा, ये पूछा है इसमें, सॉरी, पृथ्वी का प्लायन वेग होता कितना है, पृथ्वी का होता है 11.2 सेकेंड, 2 सेकेंड नहीं, किलो प्लायन वेग है ना, किलोमीटर पर सेकेंड,
यानी 1 किलोमीटर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकना है 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। काफ़ी मुमकिन लग रहा है, आप खुद नहीं कर सकते हो, इसलिए रॉकेट से जो कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है, सैटेलाइट वगैरह है, वो छोड़ा जाता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से आप पार करना है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, तो वो प्लाइन वेग मिनिमम वेलोसिटी आपको इतनी चाहिए, इससे कम काम नहीं होगा। जैसे चंद्रमा के केस में, क्योंकि सभी का ग्रह है उनका अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम रहता है पृथ्वी के सापेक्ष, तो उसका जो प्लाइन वेग एस्केप वेलोसिटी है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। किसकी? मून की 2.38 है। और बात करूँ बृहस्पति का प्लाइन वेग सबसे अधिक आपको देखने को मिलता है 59.5। सूर्य का वैसे सबसे अधिक है, लेकिन सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं 59.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। सभी ग्रहों में बृहस्पति का प्लाइन वेग सबसे अधिक। एक धातु चालक का प्रतिरोध है, अब प्रतिरोध है R बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, R बराबर रो L बट्टा A। अब L है लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, R होता है प्रतिरोध, तो लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है, करेक्ट है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपातिक नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसकी लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, समानुपाती होता है। तो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल काट जो उसका क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, उसके तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। रो यहाँ पर प्रतिरोधकता है, एक तरीके से कांस्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, दूध के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा? घनत्व है, उसकी शुद्धता है, वो लैक्टोमीटर हो जाएगा। ये सभी बता चुका हूँ। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर है, ग्लूकोमीटर है, वही आपके शुगर, ब्लड शुगर है, उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर है, ध्रुवीकरण वाला है। अगला सवाल, 1 वॉट है वो किसके इक्वल होता है? वॉट यानी शक्ति की बात हो रही है, शक्ति यानी कार्य करने की दर की बात हो रही है, तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर यानी जूल, कार्य जूल में, और दर यानी समय, जूल बटा समय, तो आप कहेंगे 1 जूल पर सेकेंड ही आपका 1 वॉट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर 38 का डी करेक्ट है। हुक का नियम क्या है? हुक का नियम अभी लोच वाला आपने पढ़ा होगा, विकृति वाला, तो हुक में ऊपर आपके सवाल पूछा गया था, हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक में एक तरीके से लोच का नियम कहेंगे, किसी स्प्रिंग का कुछ दूरी से आप संपीड़ित कर रहे हो या फिर बढ़ा रहे हो स्प्रिंग को, तो उस पर कोई फोर्स रहेगा, जो फोर्स आप डालेंगे उस स्प्रिंग पर वो किसके समानुपाती होता है? तो भार के सीधे समानुपाती, यानी जो विकृति है वो उसके बल के समानुपाती होगी। किसके? विकृति बल के समानुपाती है। और F बराबर माइनस के एक्स इसका जो फॉर्मूला है, और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है कि, तो ये आपको बता चुका हूँ ऊपर। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पर? परमाणु संलयन है, इस पर कार्य करता है। ये हाइड्रोजन बम में क्या होता है? परमाणु संलयन का मतलब है दो परमाणु का आपस में संयोजन हो रहा हो, जिसमें हाइड्रोजन समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, तो इनमें आपस में संलयन होगा तो वो हीलियम का निर्माण कर लेगा और अधिक विस्फोटक शक्ति वो उत्पन्न एक तरीके से कर लेगा। परमाणु संलयन रहता है हाइड्रोजन बम में। और 40 का यहाँ पर बी करेक्ट है। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा, तो स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक है उत्तर दक्षिण दिशा में ही संरेखित होती हैं। उत्तर दक्षिण ऑप्शन ए करेक्ट है 41 का, जो कि किया है 88% कैंडिडेट ने। 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की नाभीय लंबाई यानी फोकल लेंथ की बात हो रही है। तो वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो पता होना चाहिए F बराबर 2R होता है, फोकल लेंथ है वो, सॉरी F बराबर 2R नहीं, R बराबर 2F, ठीक है। तो जो वक्रता त्रिज्या है यहाँ पर वो आपकी फोकल लेंथ की दोगुने के इक्वल है। यहाँ पर पूछा क्या? फोकल लेंथ पूछा, F पूछा है, F बराबर R बटा 2, R है 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी करेक्ट है 42 का, 96% कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है। धारिता की एसआई यूनिट क्या है? धारिता की एसआई यूनिट क्या है? फेराड हो जाएगी, तो फेराड ऑप्शन सी करेक्ट है, धारिता की एसआई यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पर एक वेंचुरीमीटर वह उपकरण होता है जिसका उपयोग किसकी प्रवाह दर को मापने के लिए किया जाता है? वेंचुरीमीटर है ये जो कोई पाइप है, ठीक है, पाइप के माध्यम से दरों प्रवाहित हो रहा है, तो दरों के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब वेंचुरीमीटर के आपको बर्नौली का सिद्धांत आपने पढ़ा है, तो वेंचुरीमीटर का उसमें उपयोग होता है कि दरों की प्रवाह की दर एक तरीके से मापता है। अब बर्नौली का थ्योरम क्या कहता है? जैसे बर्नौली का सिद्धांत में एक सिंपल भाषा में समझाऊं, कोई पाइप है, स्थिर पाइप क्षैतिज रूप से है, समान गुरुत्वीय बल उस पर लागू हो रहा है, तो एक क्षैतिज दिशा में पाइप है, इस पर कोई लिक्विड चल रहा है, ठीक है। अब ये लिक्विड है, इसका वेग यदि ज़्यादा होगा उस केस में
वो दाब कम लगाएगा। क्या वेग ज़्यादा तो दाब कम, यदि इसका वेग धीरे धीरे चल रहा है लिक्विड तो दाब ज़्यादा लगाएगा, नीचे दाब है वो ज़्यादा लगाएगा। अब यही बर्नौली का थ्योरम है। हवाई जहाज के जो पंख इस टाइप से बनाए जाते हैं कि ऊपर है ना, ऊपर एकदम फर्स्ट पंख इस टाइप से होते हैं कि ऊपर जो हवा का वेग है वो फर्स्ट हो जाए। जो वेग फर्स्ट होगा दाब कम लगेगा, ऊपर दाब कम लगेगा, तो ऊंचाई ऊपर जाना उड़ना है, दाब नहीं चाहिए, उस केस में इस टाइप से पंख बनाए जाते हैं कि ऊपर की दिशा में दाब कम लगे, नीचे से ज़्यादा लगे, पंख के नीचे से ज़्यादा लगेगा, ऊपर उठाने में सहायक रहेगा। तो नीचे से ज़्यादा कब लगेगा कि वायु वहाँ पर उसका वेग कम हो जाए, वायु का वेग कम हो जाए, दाब ज़्यादा डालेगा, तो इस टाइप से पंख बनाए जाते हैं। यानी वेग ज़्यादा दाब कम, वेग कम दाब ज़्यादा, तो ये रहता है बर्नौली का थ्योरम। और वेंचुरीमीटर दाब के दरों के प्रवाह की दर को मापता है, तो ये वेंचुरीमीटर इस प्रकार उपकरण है। तो दरों में इसका उपयोग किया जाता है। 44 का एक करेक्ट है। पिंड के वजन में वृद्धि के साथ घर्षण का बल, पिंड के वजन में वृद्धि के साथ पिंड का वेट बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट का, उस केस में उसका घर्षण फ्रैक्शन फोर्स है वो भी बढ़ेगा, घर्षण बल भी बढ़ेगा। इजी सवाल है, बढ़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, बढ़ेगा। 45 का सी, जो कि सभी ने करेक्ट किया है। पृथ्वी की सतह पर प्लाइन वेग एस्केप वेलोसिटी दोबारा आ गया, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी। काफ़ी बार किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड, तो ये थोड़ा याद रखना है, किलोमीटर पर सेकेंड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सी करेक्ट है। और चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड रहता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या बताता है? कोई भी वस्तु है वो स्थिर है तो स्थिर बना रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील बना रहना चाहती है, उस पर ऐसा खुद की प्रवृत्ति रहती है कि स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। बाह्य बल लगेगा, जैसे कि कोई वस्तु है लुढ़क रही है तो बाह्य घर्षण बल लग रहा है, इस कारण वो लुढ़कती नहीं रहेगी, रुक जाएगी। बाह्य बल न लगे तो वो अपनी स्थिति बरकरार रखना चाहती है, वही जड़त्व का नियम है। तो ये प्रथम नियम है गति का। 47 का सी करेक्ट है। एलईडी के रेफरेंस में डी क्या है? डी डायोड है। एलईडी फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड है। तो ये क्या काम करती है? ये आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। लेंस की पावर है वो डायोप्टर में मापते हैं, लेंस की पावर को डायोप्टर, जैसे आप डी से डिनोट करते हैं, उसमें मापा जाता है। अब लेंस की पावर है, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, पावर है वो 1/f है, उसकी फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की एक पिंड का संवेग क्या होगा? संवेग p बराबर mv होता है, संहति गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग। 50 का एक करेक्ट है। ऊष्मा गति की तापमान का एसआई मात्रक कौन सा? तापमान का एसआई मापमान, जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है तापमान का। अब केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, इनके मध्य आपको रूपांतरण काफ़ी बार पूछा जाता है। अब केल्विन को आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। यदि आपको दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलता है तो 273 आपको प्लस करना है। वैसे 273.15 रहता है, तो सी के प्लस होगा, सी के प्लस, के सी माइनस होता है, के सी माइनस। केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में आना है तो -273 करना पड़ेगा। काफ़ी बार केल्विन डायरेक्ट आपको खेल रहता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। तो फॉर्मूला है F-32/9 बराबर C/5। F माइनस, जैसे कोई आपको मान फ़ारेनहाइट में दे रखा, सेंटीग्रेड में पूछा तो वहाँ पर मान को आपको पुट करना, वैल्यू रखनी है, सेंटीग्रेड में आ जाएगा। सेंटीग्रेड में दे रखा तो वो वैल्यू यहाँ पर रखी, फ़ारेनहाइट में आपको मिल जाएगा। किस फ्रीक्वेंसी से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का अल्ट्रासाउंड कहा जाता है? अल्ट्रासाउंड है, कौन सी आवृत्ति से अधिक है? अल्ट्रासाउंड पूछा है ना, तो 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, किलो यानी हज़ार, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो फ्रीक्वेंसी की वेव है वही अल्ट्रासाउंड है। 52 का सी करेक्ट है, 20,000 हर्ट्ज बता चुका हूँ। शेविंग है, शेविंग मिरर कौन सा है? शेविंग मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जो शेविंग करते हैं उस दौरान काम में लिया जाता है। और इसके अलावा काफ़ी बार पूछा जाता है, ये कॉन्वेक्स है, जो उत्तल दर्पण, उत्तल वो दर्पण है, उसका उपयोग जो गाड़ी का जो साइड मिरर है ना, पीछे से आ रहा आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा उसमें समा जाए तो वो होगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण शेविंग है, आगे की हेडलाइट में भी काम में लिया जाता है। ये निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, एक बांध में संग्रहित पानी, पानी रुका हुआ स्थितिज ऊर्जा है। उठा हुआ हथौड़ा, उठा हुआ लेकिन वो एक स्थिर रुका हुआ ऊपर है, वो भी स्थितिज है। एक संकुचित जल स्रोत है, स्थितिज है। बहता हुआ पानी बह रहा है, गतिज हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला है, जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, ½ mv² रहता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का।
और जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो mgh के इक्वल होती है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी? ध्वनि की तीव्रता का पूछा है तो डेसिबल हो जाएगा, बी करेक्ट है। ध्वनि की तीव्रता मापने की ऐसा यूनिट है वो डेसिबल है। कैंडेला है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता है वो कैंडेला रहती है। नॉट है, नॉट एक तरीके से जहाज की गति वगैरह नॉट में मेजर की जाती है। जब एक बड़ा बल एक पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, बड़ा बल है, थोड़े समय के लिए कार्य करता है, कुछ समय है और कुछ बल लग रहा है, तो वो बल क्या कहलाता है? वो आवेग होगा। क्या होगा? आवेग होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय वही आपका आवेग है, जिसे संवेग में परिवर्तन आप कहेंगे। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, यानी डेल्टा पी बराबर बल गुणा समय। अब आप कहेंगे एफ डेल्टा टी कह सकते हो, ये हो जाएगा आपके आवेग, तो आवेगी बल हो जाएगा। 56 का ये करेक्ट है। अब आपके लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं, आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे आप। कांच का टूटा हुआ हिस्सा किसके कारण चमकीला प्रतीत होता है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण क्या है? कौन सी प्रकाशीय घटना के कारण कांच का टूटा हुआ हिस्सा आपको चमकीला प्रतीत होता है? वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 14 में, जिसमें अपन फिजिक्स के और 50 सवाल कवर करेंगे। इसी के साथ 4 से 5 पार्ट में फिजिक्स के सारे 250 सवाल कवर होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए जो अपडेट थी, टेक्स्ट बुक के पास है, उसकी प्राइस बढ़ने वाली है 1 जुलाई से। जो 100 रुपये प्राइस बढ़ जाएगी, उससे पहले आप ये TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए अभी से मॉक टेस्ट सीरीज बाई कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएगा। और ये जो बुक्स हैं ये अमेजन से आप बाई कर सकते हो, बेस्ट बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फिजिकल बुक्स पूरी 4000 क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, जिसमें साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हैं, कंप्यूटर वगैरह सारे सब्जेक्ट इसमें 4000 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित स्मार्ट आंसर की रहती हैं। वो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। मिलते हैं नए पार्ट में, धन्यवाद।